बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबिल के साथ मैं हूं सरवत वलीम। रॉफ क्लास्टा आमिर मतीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। था जिसका इंतजार वो शाहकार आ गया। मर्दे हुर साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की कराची आमद डूबती हुई पार्टी अल्लाह के हवाले, मगर जरदारी साहब यारे गार डॉक्टर आसिम की रिहाई के लिए बेचैन नजर आए। आसिफ अली जरदारी की आमद करीबी दोस्त हैं उनके अनवर मजीद, उनके लिए जहमत बन चुकी है। उनके कंपनी दफातर पर छापे मारे गए, मुकदमा दर्ज हुआ और दूसरी जानिब बिलावल का अपनी वालिदा के कत्ल का इंसाफ ना मिलने पर शिकवा। अब देखना यह है कि कल जरदारी साहब बीबी की नमी बरसी है, इसके वक्त मौजूदा हुकूमत के खिलाफ कौन से तीर चलाएंगे। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आपको बताएंगे चेयरमैन नैब की तकर्रुरी के मामले के हवाले से इमरान खान और चौधरी निसार एक ही पेज पर आ चुके हैं। चेयरमैन नैब मुस्ताफी हूं। इमरान खान की जानिब से मुतालिबा किया गया, अगर हुकूमत और ऑपोजिशन ने मिलकर नैब के चेयरमैन का तकर्रुर करना है तो फिर एहतसाब कैसे मुमकिन होगा। चौधरी निसार की जानिब से यह कहा गया। शहबाज शरीफ ने भी प्ली बार्गेन को एक फ्रॉड करार दे दिया, मगर चेयरमैन नैब के खिलाफ आखिर मुकम्मल खामोश क्यों है। नैब करप्ट लोगों को क्लीन चिट किस तरह से देता है और करप्ट माफिया के लिए नैब के पास कौन कौन से पैकेजेस मौजूद हैं, उनका तरीका वारदात क्या होता है, तफसील इस पर बात करेंगे। और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में आपको बताएंगे कि हटो बचो बाबू फिर से आ रहे हैं। शहबाज की ऊंची परवाज 15 साल के बाद नाफिज होगा। पंजाब में डिप्टी कमिश्नर राज। पंजाब पुलिस क्या डिप्टी कमिश्नर्स की मातहत हो जाएगी? क्या डीएमजी ग्रुप पुलिस अफसरान का किबला दुरुस्त कर पाएगा? और डीएमजी ग्रुप और पुलिस का टकराव हालात को सुधारने की बजाय किस हद तक बिगाड़ सकता है, इस पर भी तफसीलन बात करेंगे। सबसे पहले आमिर साहब बात करेंगे आसिफ अली जरदारी की। वतन वापस आ गए हैं, मगर कुछ लोगों के लिए वो जहमत साबित हुए हैं। कल कहा जा रहा है कि कुछ बड़े ऐलानात किए जाएंगे। मोहतरमा की नमी बरसी है, समझते हैं कुछ ऐलानात होंगे या फिर कारकुनान के लिए सिर्फ सख्त तकरीरें होंगी? मैं ये ऐलानात पे आता हूँ, मगर मुझे इस पे मैं बड़ा चाहता हूँ संजीदा सा तजिया करूँ, मगर मुझे हंसी आ जाती है। वो हमारे दोस्त नुसरत जावेद ने बड़ा अच्छा कहा, उन्होंने कहा जी इस तरह बताया जा रहा है इस तरह को ये इमाम खुमैनी की वापसी हो रही है। बात यह है कि आसिफ जरदारी साहब जो है ना सियासत में पाकिस्तान की इररेलेवेंट हो गए हैं। उनके आने या जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और ये जो लोग कहते हैं कि आसिफ जरदारी, क्लास साहब उनको डॉक्टर जरदारी कहते हैं कि जोड़ तोड़ के बड़े बादशाह पता नहीं क्या करते हैं, मेरा इससे बड़ा शदीद इख्तलाफ है जनाब। उनका ये कोई कमाल नहीं है कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी को वो एक सिंध के देही इलाकों के तक महदूद करके रख दिया, ये उनकी काबिलियत है। अब करें ना, कोई करामात करें। वो ज़माने और थे जब जोड़ तोड़ की सियासत होती थी, अब टाइम्स हैव चेंज्ड। पहली बात ये बता देना, बाकी मैं अपने मीडिया को ब्लेम करता हूँ जिनके पास कोई और इशू नहीं होता ना, जब तो ये इन्होंने घड़ना होता है तो वो आज सस्पेंस है कि जी वो कल क्या कर देंगे। पहले तो वो ये अफवाह उड़ाई गई सोशल मीडिया पे कि जी फातिमा भुट्टो ज्वाइन कर रही हैं। उन बेचारी का अभी ट्वीट आई कि जनाब ये कुछ शर्म करें, लोगों को उन्होंने कहा है कि बड़ी बुरी बात है कि लोगों के मुतालिक उड़ा देती है, मतलब इंडिकेट किया है कि ऐसा कोई होने नहीं जा रहा। फिर क्या मैं सोच रहा था क्या अनाउंस कर सकते हैं, कॉन्क्रीट अगर अनाउंस कर सकते हैं तो सबसे बड़ी बात कि अगर उनको ये पता चल गया है कि बीबी की बरसी के दिन के बीबी के ये बता दें कातिल कौन है, या ये बता दें कि हमने ये तफ्तीश शुरू की है जेन्युइनली। 8 साल से पीपल्स पार्टी सिंध में इक़्तिदार में है और मैं कहता रहता हूँ 5 साल यहाँ भी करके गई है। सिर्फ ये बता दें कि ये हमने तफ्तीश करके थोड़ा सा कोई एक छोटा सा खुरा पकड़ लिया है, ये बड़ी खबर हो सकती है। बाकी के उनकी ड्यूटी ये है कि सुबह डॉक्टर आसिम को जाके मिले, दोपहर को वो अनवर मजीद के हक में जो कि उनके फ्रंटमैन है, चीनी वगैरह सारी चीज़ों को देखते हैं, उनके हक में बयान दें। और शाम को जो है ना वो अयान अली के केस के मुतालिक पता खोसा साहब को फ़ोन करें कि जनाब क्या एतजाज़ हसन साहब का नाम ना लें, एतजाज़ हसन साहब आपको दोस्त एतजाज़ हसन साहब से डॉक्टर आसिम के केस के करें। ये तो उनकी इंतहा है। तो बाकी उस पर क्या क्लास साहब ही कोई बेहतर बता सकते हैं, मतलब या फाइनली मेरे लिए खबर ये होगी वो कहें कि जनाब मैं ठीक है, अच्छी सुन रहे हैं कि बिलावल को शायद नेशनल असम्बली में लाया जा रहा है, अच्छी चीज़ होगी, या मैं सुबकदोश हो रहा हूँ। हालांकि वो ऐलान कर भी देंगे तो मैं नहीं मानूंगा, जब तक वो जिंदा है वही पीपल्स पार्टी चलाएंगे। उसमें इस बेचारे बच्चे की इसकी जवानी तो गई बिलावल साहब की, लिहाजा मुझे तो उसका अफसोस होता है। तो आप भी क्लास आप एग्री करते हैं कि कल कुछ खास नहीं होने वाला आसिफ जरदारी साहब सिर्फ यहाँ पे डॉक्टर आसिम और अयान अली के मामले को लेकर हल कराने से जो है ना एक डंगे डॉक्टर वाली डॉक्टर रह गई है। मैं आमिर से एक बड़ा मुख्तसर सा एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि जिस पे तहरीक चलानी है इन्होंने कहा जनाब हमारे 4 मुतालबात ना माने गए तो हम तहरीक चलाएंगे, पीपल्स पार्टी ने कहा था।
वो मुझे 4 मुतालबे पूरी कौम के सामने बता दें, क्या इन्हें याद हैं? मैं उसको 4 को देखता हूँ, मैं पढ़ना भी नहीं चाहता वो क्या है। आपको याद है कि नहीं है? मैं आपको मैं जनरली बता देता हूँ कि वो आप मेरा इम्तिहान लेने की बजाय कि इम्तिहान नहीं ले रहा। मुझे भी नहीं याद। अगर सरवत को याद है सरवत बता दे। ये जो सुन रहे हैं प्रोग्राम, उनमें से बगैर गूगल किए उनमें से कोई हमें मैसेज कर दे ट्विटर पे, जनाब ये 4 ये हैं मुतालबे हैं, मैं इसके पीछे एक पॉइंट, बाकी मुझे नहीं याद। उन्होंने इतना सिर्फ 4 मुतालबात पर जोर दिया, मुतालबों पर नहीं जोर दिया, सिर्फ 4 सिवा चौधरी निसार अली खान साहब के इस्तीफे के मुझे कोई तीनों का नहीं याद कि वो क्या कहना चाहते थे। एक ये भी है कि हमारा जो कानून है सेनेट में नेशनल अकाउंटेबिलिटी वाला, इसको मान, अच्छा ये भी शामिल है। और मेरे जहन में अब आ रहा है, मैंने कहा कि लोग ये ना कहें नलायक एंकर बैठे नहीं, याद नहीं रहता। एक मुझे याद आ रहा है कि ये फॉरेन मिनिस्टर भी चाहते हैं। चौथा मुझे याद नहीं है। सीपैक के हवाले से भी उन्होंने क्लास में बात की। क्या बात है, आप एग्जैक्ट बताएं। और वो कुछ मशरकी रूट और इस टाइप की कुछ चीज है। इससे क्या साबित होता है? अगर हमारे जैसे लोग जो खबर को कीनली देखते हैं, फॉलो करते हैं, अगर ये नारा उनका 4 नारे जो थे, ये अगर आपके मीडिया को भी याद नहीं है, उनको हिट नहीं कर रहे, इससे पता चलता है आप कितने रेलेवेंट हो गए। भुट्टो साहब जैसे भी थे, उन पे लोगों को हजारों उनको होंगे, मैं भी उनको बड़ा लीडर मानता हूँ उनकी तमाम तो गलतियों के बावजूद। उन्होंने एक नारा दिया, रोटी कपड़ा मकान, वो 40-50 साल बाद भी लोगों की ज़बान पे है। आपने जनाब 3 महीने पहले एक आपने थ्रेट की थी कि 4 ये हैं, अगर आपने पूरे ना किए, हमें कोशिश करके याद करना पड़ गया कि वो 4 से आपके कौन से आपके बयानात हैं इररेलेवेंट। मैं आपको इनको होना बता रहा हूँ। आपने जोड़ तोड़ की बात की ना, बात थोड़ी सी दूसरी तरफ चली जाएगी। जोड़ तोड़ के महर अगर हम किसी को गुरु समझते हैं ना पिछले कोई 30-35 साल में, वो अनवर अजीज चौधरी साहब को समझा जाता है। मॉडर्न पॉलिटिक्स का जोड़ तोड़ उन्होंने सबसे बड़ा जो पहला कू किया था वो उन्होंने किया था। जनरल जिया की यहाँ पे असेंबली जब बनी थी 1985 में, जनरल जिया चाहते थे वहाँ पे ख्वाजा साहब जो थे, इनके वालिद साहब ख्वाजा आसिफ के वालिद मजलिस शुरा में थे, वो चाहते थे स्पीकर कौमी असेंबली जो है वो ये ख्वाजा सफदर बने। तो महर के तो जोड़ तोड़ जो थे अपने हो गए। अनवर अजीज चौधरी साहब शक्लगढ़ से, नारोवाल से हैं, दानियाल अजीज साहब के वालिद साहब हैं, मजीद मैं स्पेसिफिक कर दूं, इन्होंने वहाँ पे कू कर दी थी। इन्होंने मेंबरों को कहा भाई इन्होंने हमें डंगर समझा हुआ है कि हमें जनरल जिया ने कह दिया कि फलां बंदे को स्पीकर बनाने, हम नहीं बनाते। इन्होंने जोड़ तोड़ शुरू किया, इन्होंने फ़खर इमाम को स्पीकर बनवा दिया। अब मैं आता हूं, अभी यहाँ डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन हो रहे थे, नारोवाल के भी होने थे, चेयरमैन बनने थे। अनवर अजीज चौधरी साहब ने माशाल्लाह अभी पिछले दिनों उनकी 83 के 84 बर्थडे थे, 87 जी नहीं मेरा ख्याल 84 है, नहीं 87। अच्छा 87 सर, आपके दोस्त हैं, आप ज़्यादा बेहतर जानते हैं। उनकी बर्थडे भी मनाई गई। उन्होंने फिर नारोवाल में करतब कर दिखाया, फिर उन्होंने वहाँ पे अपना चेयरमैन बनाने के पूरा वोट गिन लिए। एक पेशी हुई दानियाल अजीज की वज़ीर आज़म हाउस कि हजूर ये जोड़ तोड़ जेब में रखें, चेयरमैनशिप भी जेब में रखें। अनवर अजीज चौधरी साहब को बताएं जाके कि वो दौर गुजर गए हैं और वजारत भी नहीं देंगे, ऐसी तनख्वाह पे यही काम करेंगे जिस पे लगाया, जिस पे लगे हुए। मैं बता रहा हूँ जोड़ तोड़ ये अब कैसे इनको, और एहसन इकबाल साहब का जिनका बेटा इलेक्शन हार गया था मेरा ख्याल पूरे तरीके से 21 में से 5 वोट मिले थे, 5 वोट। उन्होंने एहसन इकबाल साहब को डंडे के जोर पे, जो दानियाल अजीज साहब जो संभाले नहीं जाते ना किसी से टीवी पे पार्लियामेंट में, मसरूफ सर झुकाए, वजीर आजम साहब की बात मानी और सुना। यह तमाम जितने अरकान इन्होंने पकड़े थे अपने जोड़ तोड़ से, चौधरी साहब ने सारे भाग गए हैं, सारे नाराज हैं। उन्होंने कहा जनाब हमने एहसान चाड़ना था तो एहसन इकबाल पे डायरेक्ट लगाते, हम तो आपकी उसमें खड़े हो गए इज्जत में कि आप ये बुजुर्ग हैं, पुराने बंदे हैं, अच्छे आदमी हैं, सारे लोग इज्जत करते हैं। हम भी अनवर अजीज चौधरी साहब से मोहब्बत भी करते हैं, इज्जत भी करते हैं। मैं ये बता रहा हूँ जोड़ तोड़ की जो बात की ना आमिर ने, कि जोड़ तोड़ के बादशाह समझे जाते हैं, यहाँ पे एक सेकंड लगता है कि आप इतना बड़ा मैच डालने वाले थे। एहसन इकबाल साहब हैं, तो उनको भी देखना चाहिए कि एक्सीलेंसी, आपका बेटा अगर वहां पे लोकल लेवल पे इलेक्शन 4 वोट भी मेरी और अमेरिका का काउंसलर नहीं बन सकता। चले गए थे एहसन इकबाल साहब को दिल में दर्द शुरू हो गया जब 5 पता चला, किसमें 5 वोट मिल गए। उनके अपने लोगों ने 14 वोट जो है चौधरी अनवर अजीज साहब के ग्रुप को दे दिए। वैसे दाद अस्पताल चले गए थे एहसन इकबाल साहब। मैं अब अनवर अजीज चौधरी साहब मुझे मारेंगे, लेकिन मैं कहे बगैर नहीं रह सकता इनके फॉलोअर्स को, इंदा चौधरी साहब के जोड़ तोड़ में ना आइएगा। ये जोड़ तोड़ जो है ना एक सेकंड लगता है। दानियाल को बुला के वजीर आजम साहब ने डांट डपट भी की है और एहसन इकबाल साहब को नारोवाल का चेयरमैन भी बना दिया। तो ये जोड़ तोड़ है ना आमिर जी, इनकी वो दौर गुजर गए। एक सिर्फ एग्जेक्टिव ऑर्डर, एक डीओ लेटर, एक बुला के इशारे से सारे का सारा 87 साल तजर्बा था चौधरी साहब का, उन्होंने मलिया में एड करके बराबर कर दिया। ठीक है क्लास में मुझे ब्रेक लेनी। जिस तरह से जोड़ तोड़ के हवाले से आपने बात की, एक जानिब चेयरमैन ऐप के हवाले से हम बात करेंगे, लेकिन पीटीआई एक जानिब कहती है ज़रदारी साहब की आमद के बाद फ्रेंडली ऑपोजिशन ज्यादा मजबूत होगी। एक जानिब ये कहा जा रहा है कि 4 मुतालिबात जिनका हमें किसी को इल्म नहीं है, खैर क्लासेस आपने अच्छी मिसाल दी, उस पर भी तहरीक इंसाफ क्या अलायंस की शक्ल इख्तियार कर लेगी पीपल्स पार्टी के साथ? कल क्या होगा इस पर बात करेंगे हमारे साथ।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। कुछ बात करेंगे अलायंस के हवाले से। आमिर साहब, एक जानिब ये बात की जा रही थी कि 27 दिसंबर को दमादम मस्त कलंदर किया जाएगा, अलायंस भी शायद को तश्कील पा सकता है। जब पीटीआई और पीपल्स पार्टी एक दूसरे को अपना हरीफ समझते हैं, ऐसे में अलायंस कैसे मुमकिन हो पाएगा? अलायंसेस पे तो मैं आता हूँ, मगर ये जो मैं इस धमकी से बहुत सख्त तंग आ गया हूँ कि ये हमारे मुतालबे पूरे कर लें, जो कि हमें ये सही पकड़ा है कि वो इसलिए कि मैं यकीन करें इनकी जो स्टेटमेंट अफसरदारी से मैं हेडलाइन पढ़ लेता हूँ, नीचे पढ़ने की जरूरत नहीं होती, मैं थक गया हूँ पढ़ पढ़ के, क्योंकि लगता है इसके अंदर कुछ नहीं है। तो ये खुदा के लिए धमकी ना दें कि हम दमादम मस्त कलंदर, उस बेचारे बिलावल को पता भी नहीं होगा इसका मतलब क्या है। मतलब खुदा के लिए 8 साल हो गए आपको, आखिरी जलसा बड़ा बीबी की शहादत के वक्त जाकर बाग में हुआ था, एक जलसा कर लें। गड़ी खुदा बख्श में तो बीबी की वजह से लोग जो है बीबी की मोहब्बत में आ जाते हैं, उनकी उसकी वजह से, और पूरी सिंध गवर्नमेंट उसमें लगी हुई है। एक जलसा पंजाब के अंदर जाके कर देना, ये दमदम बताते क्या रहते हैं। दूसरा, ये जो अलायंसेस बन रही हैं, माफ़ कीजिएगा, ये काफ़ी सारे जीरोस इकट्ठे करके क्या कर लेंगे, इनको जो है ना फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, जोड़ तोड़ की क्लास आप बात कर रहे थे आगे, जोड़ तोड़ अगर आपने जोड़ तोड़ ही करना है ना, तो फिर आप दाद दें फिर चौधरी शुजात को। देखिए ना, लोकल बॉडीज में पाकिस्तान की दूसरी बड़ी पार्टी जो है पीपल्स पार्टी है, तीसरी बड़ी पार्टी जो है ना वो पीटीआई है। जी जी। पीएमएल-क्यू की है पूरे पंजाब में, पूरे पाकिस्तान में दो बात का आर्डर पीटीआई मेरा ख्याल है दूसरे नंबर पे है। वोट्स जो हैं वो पीटीआई के ज्यादा हैं, असेंबली के अंदर सीटों के हवाले से हिलरी क्लिंटन और ट्रंप वाला हुआ है कि 20 लाख वोट ज्यादा हिलरी के थे, हिलरी की जीत ट्रंप की है। वोटों के लिहाज से पीटीआई बड़ी पार्टी है, दूसरे नंबर पे है। वोटों के हिसाब से नेशनल असेंबली में जो लीडर ऑफ द अपोजिशन है वो सीटों के हिसाब से बनता है ना, तो इसलिए खुर्शीद शाह बना हुआ है कि सीटें उनकी ज्यादा हैं, उनसे काफी ज्यादा हैं। वो सिंध से ज्यादा सीटें ली है ना, तो आपको पता है सिंध में वोट जो है ना वो 30-40 हज़ार 50 हज़ार या इतने तक ये फैसला हो जाता है। पंजाब में क्योंकि आपको पता है वो ज्यादा वो है नंबर्स ऑफ ये कंस्टिट्यूंसी के वोट्स हैं वो बहुत ज्यादा, 1.5 लाख 2 लाख स्प्रेड उस वजह से है। मगर 2 सीटें हैं जी पीएमएल क्योंकि उन्होंने पूरे ये लोकल बॉडीज पंजाब में पूरा जिला ले लिया अटक में। ये होता है जोड़ तोड़, इसको कहते हैं दाद देनी पड़ती है। और जो है पीपल्स पार्टी पूरे पंजाब में एक जिला तो छोड़े, नीचे वो ड्रीम यार खान में फॉर एग्जाम्पल था कि पीपल्स पार्टी का वहाँ अहमद महमूद थे कि जी वो बड़े एमएनए भी है, एमपीए भी है और बड़े ताकतवर आदमी है, जोड़ तोड़ में नाकाम हो गए। वो रहीम जोड़ तोड़ में नाकाम हुआ है कि वहाँ पे शहबाज शरीफ साहब ने अपने डिप्टी कमिश्नर और उन्होंने डीपीओ के जरिए मार तोड़ की है। ये मार तोड़ है, ये जोड़ तोड़ नहीं है, इसको मार तोड़ ये मार तोड़ है। मार तोड़ में से एक डिस्ट्रिक्ट निकाल के ले जाना, दाद देनी। एक आप दाद दें पीपल्स पार्टी को फॉर मतलब चेंज कि जनाब मुशर्रफ के दौर में मुल्तान जैसी मेयरशिप इन्होंने शाहमूद कुरैशी की शक्ल में निकाल ली थी। उस वक्त अभी मार तोड़ जो शहबाज शरीफ ने मार तोड़ की ना पंजाब में, ये कम से कम जनरल मुशर्रफ ने 2-4 वो कहते हैं ना वो मतलब डायन जो है कुछ घर वो छोड़ देती होती है, तो उन्होंने 2-4 जिले जो हैं छोड़ दिए थे, चले नाम ले सकूं, बात नहीं है। यहाँ तो सर जी एक जिला भी नहीं छोड़ा गया। अभी भी उम्मीदें थी पीपल्स पार्टी के बेचारे जाले, अभी भी वो सुरदा है, मैंने बताया ना वो सुरदा, मगर इसलिए नहीं होना चाहिए कि आसिफजारी की पार्टी है, इसको पीपल्स पार्टी कहना तौहीन है। सही भुट्टो साहब की तौहीन। ठीक है क्लास साहब, हम आगे तो बढ़ेंगे, नैब के हवाले से बात करेंगे, लेकिन अक्सर जब कभी कोई कंफ्यूजन या अक्सर आपको ड्यूरिंग प्रोग्राम कुछ मैसेजेस आ जाते हैं, 4 मुतालिबात हमें तो अभी तक नहीं पता चल सके, अगर कोई आपके पास मैसेज वगैरह आया तो वो हमारे साउथ से हमारा एक सरायकी एक जियाला है तो जर्नलिस्ट, लेकिन जियाला हमारा छोटा भाई है मेरा और आमिर का, वो गजनफर अब्बास एक टीवी चैनल पे काम करता है। उन्होंने फौरन मुझे मैसेज किया कि भाईजान लाला जी ये 4 वो मुतालबात हैं, ये ना समझना कि कोई पीपल्स पार्टी में से किसी को याद नहीं है, हैं सहाफ़ी लेकिन वो सारा दिन ट्विटर पे दिफा पीपल्स पार्टी का करते रहते हैं, रिलीजियसली करते रहते हैं, सरायकी हैं, भोले आदमी क्या कहें। बहरहाल ये गजनफर अब्बास को 4 के 4 याद हैं, 10 में से 10 नंबर हम दे देते हैं गजनफर साहब को। अब आते हैं जरा पीपल्स पार्टी पे, उस पर थोड़ा सा लोगों को क्रेडिट देना चाहिए कि जरदारी साहब की जो रिसेप्शन हुई है कराची में, मेरा ख्याल है उनके म्यार के या उनकी तवक्कुआत से बहुत कम थी। लोग उतनी बड़ी तादाद में नहीं निकले जितना वो शायद तस्वर कर रहे थे कि बेनजीर भुट्टो वाला 2007 वाला जब आई थी वो रिसेप्शन होगा, कुछ देखने को मिलेगा। आप उसको उठा के देखें, इवन पीपल्स पार्टी वालों ने भी उसको सेल नहीं किया, उसके बाद चुप हो गई है,
किसी ने नहीं कहा जी कि हमारे लीडर का इतना बड़ा इस्तकबाल हुआ है। आपको कराची में लोग नज़र नहीं है जो एक बहुत बड़ा क्राउड आप तवक्को कर रहे थे, जैम पैक हो जाएगा वहाँ पे, वो कहते हैं ना आपका कंधे से कंधा जुड़ा हुआ होगा, पाँव पे पाँव होगा और पता नहीं क्या होगा। कमीनी की वापसी नहीं थी, टार्जन की वापसी जरूर थी। टार्जन तो हमारे बचपन का हीरो है, कम अज कम टार्जन को छोड़ दें आमिर साहब, टार्जन को बख्श दें, हमारे बचपन का हीरो है। नाउ कमिंग टू, अब ये सिंध की सियासत पे आते हैं ज़रा। एक तो ये मेहरबानी फरमाया जो हमारे टीवी चैनल फरमाते हैं कि अनवर मजीद साहब जो है ना ये जरदारी साहब के दोस्त हैं। जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब की टेप सुन लें, वो दोस्त नहीं है। अब मैं वो अल्फाज नहीं कहना चाहता, सब जगहों पे दोस्त ही यार, मैं वही बता रहा हूँ ना, मैं वही बता रहा हूँ। जो शेख साहब, अब मैं तो नाम नहीं ले सकता, एहतराम में हूँ, जो शेख साहब इसाक डार साहब के लिए नाम इस्तेमाल करते हैं वही अनवर मजीद साहब का और जरदारी साहब का भी उसी तरीके का मिलता जुलता बता दें, पर रहने दें, लोग समझ जाते हैं। जुल्फ़िकार मिर्ज़ा की टेपें सुन लें, चलेंगे मशवरा है। तो इसलिए ये मत कहेंगे अनवर मजीद उनके वो किसानों को मार धाड़ करनी, मतलब जो जुल्म हुआ है आप ये देखें, ये किसानों की पार्टी थी सर, ये मजदूरों की पार्टी थी। आज एडी ख्वाजा को इस वजह से हटाया गया, वहाँ से आपने आईजी शिप से हटाया है कि वो किसानों पे जो जुल्म कर रहा था, वहाँ का लोकल एसपी जो ये बदीन का, जो अनवर मजीद पे जो रिपोर्ट्स अब तक सामने आई हैं कि ये मसूफ कह रहे थे कि किसानों को ज़बरदस्ती गन्ना जो है वो जो जरदारी साहब की या इनके जो अगले लोग हैं, दोस्त हैं, उनकी मिलों को गन्ना दिया जाए और उनके रेट पर दिया जाए। ये काम कर रही पीपल्स पार्टी। इमेजिन करें जो पार्टी इसके खिलाफ उठी थी, जो किसानों का नारा मार कर उठी थी, जो मजदूरों का, जो लेबरर्स का, इनका, आज उन्हीं की पार्टी जो है अपने डीपीओ के जरिए वो किसानों को छितर मरवा के जबरदस्ती उस पर गन्ना ले रही है। और जब उस पर कोई एक पुलिस वाला एक आदि रहेगा ना, उंगलियों पे गिन सकते हैं, एक आदि है, वो रजिस्ट करता है, उसको उठा के बाहर मार दिया जाता है। मैं तो एक चीज़ पे, एक और चीज़ मुझे हजम नहीं हो रही, वो मीडिया वाले ढूंढ के लाएंगे जुल्फ़िकार मिर्ज़ा किधर गायब हो गए, हम मिस कर रहे हैं उनको, जुल्फ़िकार मिर्ज़ा को, वरना हर रोज़ वो नजर आते थे कुछ। मेरा ये ख्याल है जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब की कहीं ना कहीं पे, मेरा ख्याल है अंडरस्टैंडिंग होगी है, वो भी थक गए हैं कि कब तक हम दीवार के साथ सर मारें। जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब, मैं ये समझता हूँ ज़ाती तौर पर उन्होंने दो बड़े अपने उन्होंने काम किए। एक MQM को उन्होंने न्यूट्रलाइज़ किया था, उस वक्त किया था जब कोई जुर्रत नहीं करता था। दूसरा उन्होंने जरदारी साहब को एक्सपोज किया था। उसके बाद भी अगर वो दोबारा सुलह सफाई के मूड में हैं, ये वो मतलब पाकिस्तान छोड़ दें, हमें छोड़ दें, हमारा कोई ऐसे मसला नहीं है, वो सिंधियों के साथ ज्यादती करेंगे। जुल्फ़िकार मिर्ज़ा जैसे एक पावरफुल वॉइस, एक बहादुर आदमी की, उन पर भी 100 चीज़ें हैं, इल्ज़ामात भी होंगे, लेकिन कम अज़ कम उनके चाहे ज़ाती ही क्योंकि उनकी लड़ाई नहीं थी, उनके ज़ाती मसले क्यों नहीं थे, कम अज़ कम उन्होंने खड़े होकर आसिफ जरदारी को चैलेंज किया। आसिफ अली जरदारी के इर्द गिर्द के क्राउड को उन्होंने आके एक्सपोज किया। इस वक्त जब उनकी ज़रूरत है सिंध को, बदीन उन्हीं का डिस्ट्रिक्ट है, उस पर फहमीदा मिर्ज़ा भी चुप हैं, जो नहीं होना चाहिए था कि बदीन के लोगों का और गुम है। अब वहां पे गन्ना उनका जबरदस्ती लिया जा रहा है। उनका बेटा, उनका क्या नाम है, मेरा हसनैन इकबाल है, उसका जो हुसनैन मिर्जा, वो भी चुप हैं, और इस वक्त जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब भी चुप हैं। आई होप कि मिर्ज़ा साहब ने कोई डील नहीं कर ली, कोई सुलह सफाई नहीं कर ली, इन्हें वहां सिंधियों के राइट्स के लिए जुल्फ़िकार मिर्ज़ा को खड़ा मिर्ज़ा सन फिनोमिनन ये था कि उन्होंने ये प्रूव किया कि वहां पे थाना कचहरी की जो दहशत की वजह से आसिफ जरदारी साहब जीते हैं, पॉपुलैरिटी की वजह से नहीं, वो वहां कोई अगर तगड़ा आदमी खड़ा किसी डिस्ट्रिक्ट में हो जाए तो वो सीट बदीन क्यों निकाल के। लेकिन अब दोबारा लगता है कि उनकी सुलह सफाई अल्लाह के फजल से हो गई है कि मिर्ज़ा साहब बिल्कुल, जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब जो खामोशी से वो कोने में कहीं दबे के बैठ गए। अदरवाइज ये सिंध के साथ ज्यादती है, अदरवाइज अनवर मजीद जैसे लोगों को अपने साथ ज्यादती है। मैं तो सलाम करता हूं सिंधी भाइयों को, बिल्कुल, मैं जरदारी को जिताई जा रही है। इसके बाद कुछ नहीं रह जाता है, बल्कि छोटी सी ब्रेक लेने, डील की बात की है। ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो आपको बताएंगे कि चेयरमैन नैब के हवाले से इमरान खान और चौधरी साहब तो एक पेज पर आ गए हैं, मगर नैब में करप्ट माफिया के लिए कौन कौन से पैकेजेस किस तरह से इस्तेमाल किए जाते हैं वो भी आपको तफसील में बताएंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहेंगे। चेयरमैन नैब की तकर्री के मामले को डिस्कस करेंगे। इमरान खान और क्लास चौधरी साहब एक पेज पर आ चुके हैं। सबसे पहले तो आप ये बताएं कि ये मोबाइल फोन के पैकेजेस तो हमने सुने, ये करप्ट माफिया के लिए नैब के अंदर कौन से पैकेजेस हैं? ये चौधरी साहब थे, अब क्या करूं, मेरे फिर वो नाराज हो जाते हैं। फिर अब चौधरी साहब, मैं ये पहले बहुत सारी गुस्ताखियां कार मजीद के मूड में नहीं तारीफें भी आपने पहला सवाल ही वहीं से दाग दिया है। ये चौधरी साहब थे, एक मेरा ख्याल है वो आए थे
वहाँ से सिंध से एक चीफ जस्टिस, साबिक चीफ जस्टिस दीदार शाह थे, क्या नाम था सर? दीदार शाह शायद। ये उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए थे कि इनको क्यों लगाया जा रहा है। जनाब पीपल्स पार्टी अपना जियाला लगाना चाहती है, हालांकि उनकी बड़ी अच्छी रेपुटेशन थी। वो दीदार शाह साहब वो थे जिन्होंने नवाज शरीफ साहब को वहाँ से, जब इनके खिलाफ एंटी टेररिज्म कोर्ट में केस चल रहा था त्यारा हाईजैकिंग केस का, उन्होंने रिलीफ दिया था तमाम तब दबाव के बावजूद। और मियाँ साहब ने बड़ी उस वक्त उनकी तारीफें की थी। वही मियाँ साहब जो हैं उसी सिंधी जज के खिलाफ नैब चेयरमैन उनको लगाया है, उन्होंने जाकर सुप्रीम कोर्ट से बरतरफ करवाया था। मियाँ साहब माशाल्लाह जब अपोजिशन में होते हैं उनके हीरोज और होते हैं, पावर में होते हैं तो फिर उनके हीरोज और बदलते रहते हैं। उन्होंने जो कोई नैब के बारे में फरमाते रहे हैं, उन्होंने उनकी गुफ्तगू वो सबने सुनी, जिसके बाद नैब चेयरमैन साहब डर गए थे। इवन स्पीक, अब देखिए अयाज सादिक जैसे बंदे ने धमकी दे दी थी इसको, नैब चेयरमैन को, जनाब अयाज सादिक साहब जिनको वैसे कोई सीरियस नहीं लेता, उन्होंने धमकी दे दी और चेयरमैन नैब उस पर डर गए। उस पर आपको याद होगा परवेज रशीद साहब ने धमकी दे दी, उसके बाद नवाज शरीफ साहब ने दे दी, डर के दबक के बैठ गए। अब चौधरी साहब ने एक नई बात कर दी है, तो चौधरी साहब सुप्रीम कोर्ट चले क्यों नहीं जाते? जैसे वो चले गए थे उस वक्त जब जरदारी साहब के दौर में, उन्होंने लगा दिया दीदार साहब एक वहाँ पिटीशन डाल दें जनाब मेरी हुकूमत ये काम गलत कर रही है, इन्हें नैब चेयरमैन आपसे पूछ के लगाना चाहिए। तो चौधरी साहब इस वक्त मेरा ख्याल है जब से ये क्वेटा कमीशन की रिपोर्ट आई है, अपना इमेज कुछ बेहतर करने के चक्कर में है, इस तरह के पॉपुलर बयान दे के कि लोग बड़े खुश हो जाएंगे, मीडिया बड़ा खुश हो जाएगा। बाकी चौधरी साहब भी दिल से नहीं चाहते। मतलब आप कहिए कि वो सिर्फ बयान तक आप छोड़ दें चेयरमैन नैब को कि उसने अपनी अकाउंटेबिलिटी की है या नहीं की लोगों को, आपने की है? आपके पास जो फाइलें पड़ी हुई हैं आपने उन पर कोई एक्शन लिया है? आप धमकियां देते रहे ना कि फलां अपोजिशन लीडर ने यह किया है, उसकी मेरे पास फाइल है। आप जो 25 लोगों की फाइल आप दबा के बैठे हुए हैं जिन्होंने दुबई में जदादें ली हैं, जो FIA ने तैयार की थी आपके लिए रिपोर्ट जिसमें नाम दिए गए हैं, उनके फ्लैट्स नंबर है, सब चीजें आपने क्यों दराज में दबा के रखी हुई है? तो चौधरी साहब मेहरबानी फरमाएं कि चेयरमैन नैब ने अकाउंटेबिलिटी नहीं की, नहीं कर सकता तो आप कर लेना सर, आप इंटीरियर मिनिस्टर हैं। बस चौधरी साहब में बादशाह नैब से बड़ा इदारा या उतना ही बड़ा इदारा FIA इनके अंडर है। FIA की क्या कारकर्दगी है? मगर मेरी इस पे बड़ी टेक डिफरेंट है कि इसके पीछे साइंस क्या है कि सडनली एकदम से चौधरी निसार साहब का ये बयान आ जाता है कि जनाब ये जुडिशरी को नैब का चेयरमैन लगाना चाहिए। इंसिडेंटली इत्तफाकन जो है शहबाज शरीफ साहब भी एकदम आज उनकी टिकट चल रहे थे कि नैब एक ढकोसला है और ख्वाजा साद रफीक साहब के भी चल रहे थे। उन्होंने कहा जनाब ये सैफुर रहमान साहब ने सही एहतसाब नहीं किया, एहतसाब एकदम नून लीग को क्यों याद आ गया? 8 साल बाद पंजाब में 8 साल और यहाँ 4 साल हो गए हुए हैं। इस दौरान में सडनली फैशनेबल क्यों हो गया है कि प्री बारगेन इतने अरसे से, मेरा क्लास साहब लिस्ट निकाल के लिस्ट बैठे हुए हैं, बताएंगे क्या क्या कुछ होता रहा, कौन कौन छुटता रहा, किसी को याद नहीं। आखिरी बात कर दूं, साइंस क्या है? साइंस इसके पीछे ये है कि जनाब वो उनको ये पता चल गया कि इस मुल्क में करप्शन एक इशू बन गया है सडनली। तो कह रहे हैं कि पैनामा से जान छुड़ाने के लिए ऑफसेट के लोगों को कोई थोड़ी सी ना उनके मुंह में 2-4 छोटी छोटी हड्डियां एग्जिस्टिंग सिस्टम में से दे दें ताकि वो हड्डा जो है ना वो गले में जो आ रहा है उससे बच जाए। जी क्लास साहब मजे की बात बताओ, शहबाज शरीफ साहब जो है ना ये इनको बिल्कुल एक दौर लगाना आ गया है कि इस मुल्क पे लोगों को और मीडिया को बेवकूफ़ कैसे बनाना है। शहबाज शरीफ साहब से बेहतर क्यों नहीं जानता? लोग तो और लोगों को दाद देते, मैं शहबाज शरीफ साहब को देता हूँ। रीज़न अपोजिशन में क्या है, मतलब ये जो गुफ्तगू करते हैं पिछले मेरा ख्याल 8 साल से अनइंटरप्टेड, हम पीछे नहीं जाते कि जो 30 साल लोग कहते हैं, 8 सालों से ये पंजाब के चीफ मिनिस्टर इनकी गुफ्तगू सुने। यहाँ पे ये थाना कल्चर तबाह हो गया है, यहाँ पे आप देखें इलीड ने या लूट के खा, ऐसे नहीं होना चाहिए। अपोजिशन लीडर वाली गुफ्तगू करेंगे जैसे पंजाब के वजीर आला ये नहीं है, कुछ और लोग हैं जो पंजाब को चला रहे हैं। आज बड़ा उन्होंने दावा फरमाया है, वो फरमाते हैं जनाब जो प्ली बारगेन वाले हैं ये बड़ा जुल्म हो रहा है, ज्यादती हो रही है और नैब इनसे पैसे लेकर छोड़ रही है, इनको जेल में जाना चाहिए। चलें सुने जनाब, जान के मान हम मांग लेते हैं पहले ही। ये मेरे पास ये डॉक्यूमेंट है सर, नैब का है। मियाँ नवाज शरीफ साहब के बिहाफ पे अब जिसको आज भी फरमाया है ना कि जो नैब को पैसे दे के छूटते हैं, सेटलमेंट करते हैं या प्ली बारगेन करते हैं, उनको जेल में जाना चाहिए। ये शहबाज शरीफ साहब के अल्फाज हैं। मैं ये बता दूं जनाब कि हमजा शहबाज शरीफ साहब ने, इन्होंने नवाज शरीफ साहब के ये बिहाफ पे इन्होंने तकरीबन 33 करोड़ रुपए की पेमेंट्स नैब को की हैं। हमजा शहबाज शरीफ साहब ने 33 करोड़ की पेमेंट्स इन्होंने नैब को की। लास्ट टाइम इन्होंने कंटेस्ट की थी, आप नैब की ऑफिशियल फाइल में से लोगों को बता दें कि पढ़ा रहे हैं। ये चल रही है सर, ये हमारी डॉक्यूमेंट नहीं है, ये चल रही है। लास्ट टाइम इन्होंने कंटेस्ट किया था, नहीं किया तो मान गए थे बाद में। ये बातों में कहीं बैठे होंगे कंटेस्ट करके, उन्होंने इन्हें जोश जज्बात में कह दिया होगा। ये नैब का डॉक्यूमेंट चल रहा है सर।
इस पे सुने जो इनसे रिकवरीज की गई थी नवाज शरीफ साहब से, जो हमजा शहबाज शरीफ साहब ने पेमेंट की थी बकायदा, यहाँ पे वो सुनने वाली है सर। इन्होंने यहाँ पे ये किस्तों में, इसमें डायरेक्ट बैंकिंग की ये रिकवरीज थी सर, इनसे वो पैसे लिए गए थे, 3, 6, 2, एक उसमें थी 90 लाख की थी सर। इसमें बैंकिंग रिकवरी फिर स्टेट बैंक ने रिपोर्ट किया 27 करोड़ रुपए की, 27 करोड़ रुपए की हमजा शहबाज ने नवाज शरीफ साहब के ब्याह पे नैब को पेमेंट्स की या इन्होंने स्टेट बैंक में पैसे जमा करवाए सर। इसके बाद इन्होंने एक शॉन एक ग्रुप था उसके साथ सेटलमेंट की, उसकी इन्होंने वहां पे पेमेंट्स की सर। टोटल साहब एक छोटी सी ब्रेक ले लें, बड़े खतरनाक किस्म की आप चीजें बता रहे हैं। 20 करोड़ रुपए की एक और PCBL के ब्याह पे हमजा शहबाज ने नवाज शरीफ साहब के ब्याह पे। तो अब शहबाज शरीफ साहब क्या कहना चाहते हैं कि जिन्होंने पेमेंट्स नैब को की है उन्हें जेल जाना चाहिए था। एक उनके बेटे ने पेमेंट की है, उनके भाई के लिए पेमेंट की गई है, नैब को की गई। अब इस पे जो शहबाज शरीफ साहब अपने बेटे और भाई के लिए कुछ कह रहे हैं तो आई एम शॉर्ट ऑफ वर्ड्स। देख लेते हैं क्लासेस साहब कि आखिर होता क्या है। हो सकता है चौधरी साहब की तरह शहबाज शरीफ साहब की भी सिर्फ बातें बयानात तक हो, अमली तौर पे तो कुछ ना होना। ब्रेक से जब वापस आएंगे इस पे तो बात करेंगे, इसके साथ साथ ये भी आपको अपडेट करेंगे कि बाबू फिर से आ रहे हैं। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहेंगे। डिप्टी कमिश्नर के राज के हवाले से तो हम बात करेंगे, लेकिन क्लासेस साहब नैब के हवाले से हम अक्सर बात करते हैं तो अक्सर आपके सेलफोन पे कुछ मैसेजेस भी आते हैं। क्या इस बार भी कोई मैसेज आया है या हम कंटिन्यू करें? मुझे सिंध से एक मैसेज आया है। अभी हम रोना रो रहे थे कि बदीन में वहाँ पे जो SP साहब थे, क्योंकि हमारी पुलिस जो है ना, अभी जिस टॉपिक पे आना है, ये सियासतदानों की मुंशी बन चुकी है। ये मुहर्रर से ज़्यादा लेवल नहीं रहेगा DPO साहबान का। बहुत कम लोग हैं, तारिक खोसा जैसे होंगे, शारिक कमाल सिद्दीकी जैसे, मोहम्मद अली नेकोकार जैसे, आफ्ताब चीमा जैसे या शोएब सडल जैसे, ये हाथों पे गिने जा सकते हैं। या अब हमने AD ख्वाजा साहब देखा है, बाकी तो मुंशी है, मुहर्रर हैं। एक और मुहर्रर की कार्रवाई सुन लें जनाब। ये वहाँ पे मुझे मैसेज आया कि वहाँ पे SSP साहब जो हैं सिंध के, उन्होंने 50 ट्रक जो हैं उन्होंने मीरपुर खास और बदीन के बॉर्डर पे रोक लिए हैं जो गन्ना लेके जा रहे थे। रीज़न कि जनाब आपके पास ट्रक के कागजात नहीं है जी। मुझे ये बताएं, मैं खुद देहात से हूँ, मिट्टी के स्वाद कब से ये गन्ने की ट्रालियों वाले ट्रकों के कागजात देहातों में होते हैं? कहा क्या जा रहा है कि इनको ले जाएं जी, कि वही वाले जो साहब है जिनकी मिलों के लिए उनको हटाया गया था। सो 50 ट्रक बदीन और मीरपुर खास की बॉर्डर पे रोक लिए हैं SSP, वहाँ पे SSP साहब ने ये कहे कि कागजात नहीं। आमिर साहब, जिस तरह से क्लासेस में बात की पुलिस के हवाले से, अब 15 साल के बाद पंजाब में डिप्टी कमिश्नर का एक बार फिर से दौर लौट कर आ रहा है। समझते हैं हालात सुधर जाएंगे या टकराव होगा और बिगड़ जाएंगे? इतना आसान नहीं है, आने की कोशिश की जा रही है पर इतनी आसान नहीं है। आज बल्कि कुछ जगहों पे गलत खबर छप गई कि ऑर्डिनेंस आ गया है जिससे कि डिप्टी कमिश्नर बहादुर को रिस्टोर कर दिया गया है। डिप्टी ऑर्डिनेंस नहीं आया, ऑर्डिनेंस का ड्राफ्ट एक बना था और इस वक्त लड़ाई चल रही है डिप्टी कमिश्नरों में। मतलब जैसे अब PAC कहते हैं, पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रुप, DMG ग्रुप जिसे कहा जाता था, और पुलिस वालों में और पंजाब की पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव अशराफिया इस वक्त 1 घंटे तक शहबाज शरीफ की निगरानी में मीटिंग में बहस ही हो रही है कि ये पंजाब में निज़ाम क्या होना चाहिए, और वो अभी लड़ाई ख़त्म नहीं हुई है। ये कल सुना बताया जा रहा है कि दोबारा होगी, ये फैसला होना है। पीछे इसके बुनियादी मैं जल्दी से बताता हूँ, इस पर हम फॉलोअप करते रहेंगे। बुनियादी तौर पे पाकिस्तान का जो हमारा डिप्टी कमिश्नर साहब हैं, ये अपने आप को इम्प्रूव नहीं कर रहे, ये पोलिटिसाइज हो गए हैं, रिफॉर्म नहीं होने देंगे, मगर इनको पर्क्स एंड प्रिविलेजेस मुराद वो चाहिए जो कि अंग्रेज़ बहादुर के पास होती थी। ये कह रही हमें ताकत वो वाली दे दें, हम काम हमने रिफॉर्म हमने नहीं देना, अपने आप को पोलिटिकली अपॉइंटमेंट सारी होनी है, उस तरीके से रन करना है, मगर ताकत हमें वही वाली चाहिए। पुलिस दरमियान में क्योंकि 2002 में इंडिपेंडेंट कर दी गई थी, वो कह रहे हैं अब ऐसे तो नहीं होता, एक दफ़ा आज़ादी मिल गई है, जानने नहीं हमें देना। लहू लग गया। और इसका बैकग्राउंड ये है कि DMG बुनियादी तौर पे वो उनको की जो है ना वो मजिस्टेरियल पावर चाहिए, जो कि याद रहे कि सुप्रीम कोर्ट ने एग्जेक्टिव और जुडिशरी को अलहदा कर दिया हुआ है। और ऑलरेडी बलूचिस्तान के हवाले से केस जो है और किसी का नहीं, दानियाल अजीज साहब का है केस आज भी, जो कि पिटिशन लगी हुई है।
उन्होंने एक वाया मीडिया ढूंढा एक बीच में से ना, जिसे कहते हैं लूप होल, कि जनाब एक होती है चीज़ 22A CRPC में, वो ये है कि अगर आपकी FIR ना हो तो आप जो है ना सेशन जज से जाके FIR जमा करवा लेते हैं, उसका मिसयूज़ हो रहा था। तो उन्होंने बड़ा DMG ने तरीका निकाला कि ये 2-4 चीज़ें हैं, ये आती तो जुडिशरी के उसमें है मगर ये हमें इख्तियारात इंतजामात में दे दें। लहदा बात है कि पास होता है जुडिशरी से या पुलिस वाले काबू आते नहीं है। शहबाज शरीफ का मकसदन कह रहा हूँ, मकसद सिर्फ कोई फलाह या निज़ाम को ठीक करना नहीं है, वरना ओवरऑल है वो देख रहे हैं पॉलिटिकल कंट्रोल, किससे मैं अपना काबू करके थाना कचहरी का निज़ाम रखूं ताकि 2018 भी उस तरह ही जीता जा सके जिस तरह के पहले 2 इलेक्शन जीते। ठीक है इखलास साहब, आपने आमिर साहब ने जो बात की उससे किस हद तक इत्तेफाक करेंगे? वक्त चूंकि हमारे पास चंद मिनट हैं, लेकिन एक सवाल बड़ा जरूरी था चौधरी निसार साहब से मुताल्लिक, ऐसे कि प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाए, कि डॉन लीक्स का क्या हुआ? जरा मुझे इन दोनों सवालों मेरी खबरें ये हैं, डॉन लीक्स साहब ने अच्छा याद दिलाया, अगले कुछ आने वाले दिनों में डॉन लीक्स दोबारा सार उठाने वाली है सर। ये डेड नहीं है, एकदम से तो डेड हो गई, इसको खत्म ना समझे। जनवरी का पहला हफ्ता या अगले कोई 2-4 दिन डॉन लीक्स इज ऑन इट्स वे, आ रही है और रोला डालने वाली है, बड़ा भौचाल आने वाला है। यानी कि मेरा ये ख्याल है डॉन लीक्स या न्यूज लीक्स कह लें, ये खत्म नहीं हुई, आने वाले 1-2 दिनों में ये मसला फिर दोबारा सर खड़ा उठाने वाला है। लिहाजा जो चुप करके इस पे रजाई डाल के वो सो गए थे ना, वो मुश्किल होशियार बात इतनी कह सकता हूँ मैं। नाउ कमिंग टू आमिर साहब की, आमिर साहब की मेरी प्रोग्राम से पहले बड़ी हीटेड डिबेट हुई है इसी मसले पे, इसको हम जारी रखेंगे। मैं भी कभी ये समझता था कि पुलिस वाले जो है ना इनके साथ बड़ी ज्यादती होती है, और मैं इनको आपको पता है DMG ग्रुप को हमेशा तनकीद की है कि बादशाह सलामत हैं, जकूटे हैं, बला बला, अच्छे लोग भी हैं इसमें, मैं सबको नहीं कह रहा। लेकिन मेरी इतनी बड़ी बिग डिसअपॉइंटमेंट हुई है रिसेंटली, ये जितने मादर पिदर आज़ाद आपकी पुलिस हुई है 10-12 सालों में, ये जब से पुलिस आर्डर आया था 2002 में जो दानियाल अजीज साहब ने बनाया था, और आज दानियाल अजीज साहब चुप हैं बिल्कुल खामोश, NRB जो लेके आई थी, इसको लाने का मकसद यही था कि इसको डिपोलिटिसाइज किया जाए, इसको पीपल फ्रेंडली किया जाए, इसके जुल्म सितम इसके खत्म किया जाए, इसको किसी कंट्रोल के नीचे लाया जाए। और वो कैसे किया जाए? उन्होंने कहा जनाब के पुलिस वाले कहते थे कि जनाब इनके बड़े शिकरी साहब, उस अफजल शिकरी साहब बहुत बड़े चैंपियन थे, और भी पुलिस वाले बड़े थे, कि जी पुलिस के ऊपर DMG बिठा दिया, ये हमें परफॉर्म नहीं करने दे रही, हमारी ACR लिखनी पड़ती हैं। उन्होंने इनको नाजिम के नीचे कर दिया, वो लंबी एक डिटेल उसमें है, उसमें इन्होंने सेफ्टी कमीशन भी डाल दिए, इन्होंने वहाँ पे उसमें एक तरह का सेशन जज को भी लेके आए, इन्होंने मेंबर बनाने थे जिसमें इन्होंने MPA भी डाले, MNAs भी डाले, जजेस भी डाले, सिविल सोसाइटी भी डाल के चेक रखा जाएगा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, प्रोविंशियल लेवल पे और यहाँ पे ये विफाकी लेवल पे, ताकि पुलिस यहाँ ज्यादतियां ना कर सके। ये इसका कंसेप्ट था। डिप्टी कमिश्नर को उड़ा दिया गया। उसके क्या नुकसान हुए पता है आपको? इन 14 सालों में जितना जुल्म तशद्दुद ये पुलिस वाले कर रहे हैं, पंजाब में देख लें आप, सिंध में देख लें, दीगर इलाकों में देख लें, इसके बाद मैं इससे हट गया हूं, मैं इन लोगों की सपोर्ट से कि इनके ऊपर चेक एंड बैलेंसेस नहीं होने चाहिए थे। डिप्टी कमिश्नर जितने भी उनके लोकल लेवल पे करप्शन, मार धाड़, माल बनाने, पैसे बनाने, गाड़ियां GOR लाहौर में भेजना, अपने बच्चों को रिश्तेदारों के लिए मार धाड़ माल बनाने वाला था, कम से कम पुलिस पे कोई चेक होता था वहां पे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कि इनकी इंक्वायरी हो सकती थी, इनकी जुडिशियल इंक्वायरी हो सकती थी। अपने आप को इन्होंने नाज़िम के कंट्रोल से निकलवा लिया, इन्होंने सेफ्टी कमीशन के कंट्रोल से ये निकल गए, ये सूबाई कमीशन से निकल गए, ये फेडरल कमीशन से निकल गए। जवाब दे किसको हैं? ये चीफ मिनिस्टर साहब को हैं। हमजा शहबाज शरीफ साहब जो हैं पूरे पंजाब के DPOs, मतलब कितने बड़े शर्म की बात है, हमजा शहबाज के आगे पेश होकर इंटरव्यू देते हैं, पोस्टिंग लेते हैं, उसके बाद भी इन लोगों को फ्रीडम देंगे आप? इनको फ्रीडम दे के आप क्या मिला? मॉडल टाउन में 14 बंदे मार डाले इन्होंने। 2 लोगों ने फ्रीडम लेने की कोशिश की, आफ्ताब चीमा ने, मोहम्मद अली नेकोकारा ने, उनको चौधरी निसार अली खान ने उनको आप कैसे नौकरियों से निकाल के दिया। क्या वो भी हमने कोई बोलने को तैयार नहीं, बात करने को तैयार नहीं। सर पुलिस में चंद लोग हैं जो ईमानदार हैं, वो हमेशा रहेंगे क्योंकि वो मैन्युफैक्चरर, उनकी मैन्युफैक्चरिंग ईमानदारान है। वो शारिक सदीकी हूँ, वो तारिक खोसा जैसे हूँ, AD खाजा जैसे हूँ, मोहम्मद अली नेकोकारा हो, या आपका आफ्ताब चीमा जैसे लोग हूँ, ये चंद लोग हैं जो खुद अपनी तरफ से ईमानदार हैं, जो रेजिस्ट करते हैं। ये मुहर्रर टाइप लोग हैं। ये DPO की क्या जरूरत है हमजा शहबाज शरीफ को वो डिफाई करे? इन लोगों को प्रोटेक्ट करना, इनके ऊपर ये कहना कि डिप्टी कमिश्नर इनको ना इनको अकाउंटेबल करे। सर मैं था, ये माजी में इनकी सपोर्ट करता था मैं, लेकिन मैं अब समझता हूँ जितना ये जुल्म करते हैं आवाम पे, जितना ये ज्यादतियां करते हैं, कोई इनको चेक एंड बैलेंस नहीं है। और जिस तरह शारिक कमाल सदीकी के साथ भावनगर में किया गया, मतलब शर्म आती है कि उनके साथ एक पुलिस वाला एक भी पूरे पंजाब में खड़ा होने खत्म करने वाली अभी हमारे पास 1 मिनट। मैं सिर्फ ये कहूंगा इस पे हम फॉलो अप करते रहेंगे। ये बहुत लंबी बहस है, बड़ी बहस है, इंपॉर्टेंट बहस है। 14 साल में जवाब दें, 14 सालों में इन्होंने पुलिस ने आवाम को क्या दिया कि आज हम कहें इनके ऊपर डिप्टी कमिश्नर ना बिठाओ? मादर पिदर आजाद पुलिस ना होनी चाहिए, ना है।
आइडिया बुरा नहीं था इनको आजाद करने का, मगर इनके ऊपर जो चेक्स थे, एक था पब्लिक सेफ्टी कमीशन के आम आदमी का इनके ऊपर वो नहीं हुआ। ठीक है। दूसरा जो है उसके ऊपर नाजमों का चेक था, वो नहीं हुआ क्योंकि शहबाज शरीफ साहब पसंद नहीं करते। तो आइडिया खराबी नहीं थी, खराबी इंप्लीमेंटेशन में थी, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब लोकल पार्टी नहीं, वो उनको मैं ये कह रहा हूँ शारिक कमाल सदीकी मैं कह रहा हूँ ना बहावल नगर में सर, मैं चाह रहा हूँ इसका मुझे सुन ले मेरी, मैं कंक्लूड कर दूं। आइडिया ये है कि आपको लार्जर सिविल मिलिट्री जो सिविलियन एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स चाहिए, जिसके अंदर ये मौजूदा हालात में पुलिस का और एडमिनिस्ट्रेशन का नया किरदार को आपको डिस्कस करके नया फार्मूला बनाना है। लास्ट में मैं कह दूं, आपके केपी में उन्होंने इंप्लीमेंट किया, ये चीजें थोड़ी सी बेहतर हैं वहां, इसलिए पुलिस बेहतर परफॉर्म कर रही है। सर आपका सबसे ज्यादा तशद्दुद जो करती है ना लोगों पे, वो आपकी 2 इलाकों की पुलिस करती है, 2 सूबों की। या सिंध में तशद्दुद करते हैं, बटेरे करवाते हैं, या पंजाब में आपके सियासी जो बड़े बड़े लोग बैठे ये कराते हैं। और मुझे आज एक माजरत करनी है, डॉक्टर जफर अल्ताफ मेरे मरहूम दोस्त, वो मुझे हमेशा मेरी उनसे बहस रही, वो खुद क्योंकि डीएमजी के थे या उसी के पुराने अफसर थे, वो हमेशा कहते थे कि आप गलत कर रहे हैं, डिप्टी कमिश्नर का रोल पुलिस पे रहने दे। और मैं हमेशा लड़ता था, वो कहते थे आप लोग पछताएंगे और कभी आपको रिवर्स करना पड़ेगा। ये डॉक्टर जफर अल्ताफ के अल्फाज में हमेशा बहस करता था। आज मुझे फील हो रहा है कि डॉक्टर जफर अल्ताफ का आर्गुमेंट ठीक था। इनका इस्लामाबाद में आपके यही निजाम है, यहाँ वो सिकंदर वाला वाकया हुआ था ना, पता नहीं चल रहा था, दर्रों के दौरान भी एक्सपोज हो गया था। बिल्कुल वक्त मेरे पास खत्म हो सॉल्यूशन चुका दोनों के दरमियान में है। पुलिस की बात कर रहे हैं, 15 साल के बाद कहा जा रहा है कि डिप्टी कमिश्नर राज आ रहा है, लेकिन आखिरी बात यही कि पुलिस के ऊपर भी चेक एंड बैलेंस जरूर होना चाहिए। इसके साथ ही प्रोग्राम अपने इख्तिताम पहुंचता है। अपने बहुत सा ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।